किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। किसान भाइयों, आय के स्रोत बढ़ाने का एक बेहतर साधन बन चुका मुर्गी पालन अब गांव-गांव में फैल रहा है। वर्तमान समय में यह व्यवसाय एक बड़े उद्योग का रूप ले चुका है। मुर्गी पालन व्यवसाय शहर से लेकर गांव तक फैल गया है। जिले भर की बात करें तो यहाँ प्रतिमाह 5 से 7 लाख चिक्स यानी चूजों को पाला जाता है। इस व्यवसाय से सैकड़ों परिवारों की आजीविका चल रही है। पोल्ट्री फार्म व्यवसायियों की माने तो एक महीने में चूजा तैयार हो जाता है। आंकड़ों के हिसाब से 100 चूजे तकरीबन 2100 रुपए में मिलते हैं और एक महीने में ये बढ़कर सवा किलो के हो जाते हैं। इन्हें पालने में 3 बैग दाने यानी आहार की जरूरत होती है, जिसकी कीमत करीब 5000 रुपए है। इसके अलावा इस बीच इन्हें करीब 300 रुपए की दवा भी दी जाती है। हालांकि एक महीने बाद यह चूजे 65 से 70 रुपए किलो में बिकते हैं। साफ है, खर्च व मेहनत के बाद व्यवसायी को अच्छा लाभ हो जाता है। कृषि अनुसंधानों में यह बात सामने आई है कि अगर किसान खरीफ की फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में दूसरी फसलें भी उगाएं तो जमीन की उर्वरा शक्ति बेहतर रहती है। इससे ज्यादा आमदनी भी होगी। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मल्टी क्रॉपिंग यानी एक साथ 2 या उससे अधिक फसलें उगाने की सलाह दी है। इस कवायद का उद्देश्य परंपरागत खेती को बढ़ावा देना और जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है। वैसे भी अब तक के अनुसंधानों से यह साबित हो चुका है कि हर साल एक ही फसल की बुआई घातक होती है। इसके मद्देनजर खरीफ सीजन के दौरान दूसरी फसलों के साथ अनार की भी खेती की जा सकती है। इससे अतिरिक्त आमदनी का जरिया तो बनेगा ही, साथ ही जमीन की उर्वरा शक्ति में भी सुधार होगा। साथ ही ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि काश्तकारों के लिए खेती आज भी निश्चित आय का साधन नहीं बन पाई है। कभी मौसम की मार से पैदावार घट जाती है तो कभी अधिक उत्पादन के कारण बाजार में दाम जमीन पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में थोड़ा व्यावसायिक नजरिया अपनाते हुए खेत के एक हिस्से में फलों के पौधे लगाना एक बेहतर सोच साबित हो सकता है। केला भारतवर्ष का पुराना, स्वादिष्ट, पौष्टिक, पाचक और लोकप्रिय फल है। अपने देश में प्रायः हर गांव में केले के पेड़ पाए जाते हैं। इसमें शर्करा और खनिज लवण जैसे कैल्शियम तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फलों का उपयोग पकने पर खाने के लिए, कच्चा फल सब्जी बनाने के लिए और आटा बनाने के साथ ही चिप्स बनाने के काम आता है। इसकी खेती लगभग पूरे भारतवर्ष में की जाती है। किसान भाइयों, केले की खेती के लिए सम जलवायु अच्छी होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में केले की खेती सफल रहती है। जीवांश युक्त दोमट और मटियार दोमट भूमि जिससे जल निकास उत्तम हो, इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। उन्नतशील प्रजातियां केले की कई प्रकार की पाई जाती हैं, जैसे कि बसराई, ड्वार्फ, हरी छाल, सालभोग, अल्पान, रोबस्ट, कोठिया, बत्तीसा, मुनथन और कैंपिरगंज। उत्तर प्रदेश में केले की खेती के लिए पहले से ही खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए और इसके बाद समतल खेत में लाइनों में गड्ढे तैयार करके रोपाई करनी चाहिए। केले के बाग में नमी बनी रहनी चाहिए। पौधरोपण के बाद सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है। केले की फसल को स्वच्छ रखने के लिए आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि पौधों को हवा और धूप आदि अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करने पर ही मिलते हैं, जिससे फसल अच्छी होती है और फल भी अच्छे आते हैं। किसान भाइयों, धान की खेती में खरपतवार बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। धान की खेती से खरपतवार नष्ट करने के लिए खुरपी या पैडी वीडर का प्रयोग करें। वैसे ये कार्य खरपतवार नाशक रसायनों के द्वारा भी किया जा सकता है। रोपाई वाले धान में घास जाति और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए ब्यूटाक्लोर 5%, ग्रेन्यूल 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या बेंथियोकार्ब 10%, ग्रेन्यूल 15% प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रोपाई के बाद प्रयोग करें। सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए 2,4-D सोडियम साल्ट 625 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जा सकता है। किसान भाइयों, याद रखें, रसायनों द्वारा खरपतवार की रोकथाम के लिए ये बहुत जरूरी है कि दानेदार रसायनों का प्रयोग करते समय खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी भरा हो। धान में लगने वाले पत्ती लपेटक कीट और उसके प्रबंधन की बात करें तो इस कीट की रोकथाम के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, प्राकृतिक शत्रुओं से संरक्षण करें और क्यूनॉल-फास 25 EC को 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें।
धान की फसल में गंधी बग कीट दुग्धावस्था में दानों से रस चूस लेते हैं। इससे बचाव के लिए खेत को खरपतवार से मुक्त रखें। फूल आने के बाद औसतन मैलाथियान 5%, फेंथोएट 2%, फेनवेलरेट 0.4% की दर से सुबह या शाम को हवा कम होने पर प्रयोग करें। किसान भाइयों, हमारे देश में पिछले कुछ सालों से अधिक उत्पादन लेने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से मृदा स्वास्थ्य में बहुत कमी हुई है। आज के दौर में मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी हो गया है कि खेती में वर्मी कंपोस्ट का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए। वर्मी कंपोस्ट रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करके मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इसके प्रयोग से मिट्टी के भौतिक और जैविक गुणों में सुधार होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और कूड़े कचरे से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण भी होता है। किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से तैयार होने वाली फसल, फल, फूल और सब्जी की गुणवत्ता उपयोग की दृष्टि से बहुत अच्छी होती है। यही नहीं, वर्मी कंपोस्ट एक लघु कुटीर उद्योग के रूप में रोजगार के नए अवसर भी किसान भाइयों को मुहैया कराता है। किसान भाइयों, ये थे कृषि समाचार। अब आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के मंडी भावों की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। इलाहाबाद की मंडी में गेहूं का औसत भाव 1,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। फैजाबाद की मंडी में गेहूं 1,430 रुपए, फिरोजाबाद की मंडी में 1,430 रुपए और प्रतापगढ़ की कृषक मंडी में गेहूं का औसत भाव 1,415 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल के भावों की बात करें तो इलाहाबाद की मंडी में चावल का औसत भाव 2,175 रुपए प्रति क्विंटल रहा। फैजाबाद की मंडी में चावल 2,180 रुपए, फिरोजाबाद की मंडी में 2,020 रुपए और प्रतापगढ़ की कृषक मंडी में चावल का औसत भाव 1,980 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों के भावों को देखें तो इलाहाबाद की मंडी में सरसों का औसत भाव 3,350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। फैजाबाद की मंडी में सरसों 3,220 रुपए, फिरोजाबाद की मंडी में 3,240 रुपए और प्रतापगढ़ की कृषक मंडी में सरसों का औसत भाव 3,060 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई,
उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद आप सभी का एक बार पुनः कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है। किसान भाइयों, हम परंपरागत ढंग से खेती किसानी करते रहते हैं और कृषि कार्य जब करते हैं तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम क्या खेत का या जो भूमि है उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी हमने फसल लगाई है उसके साथ साथ हम जो है कुछ पेड़ पौधे या वृक्ष भी लगा सकते हैं एक सह फसली के रूप में, ताकि जो है दोगुना जो मुनाफा है, लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। आज के अंक में हम इसी विषय पर जानकारी लेंगे कि कृषि वानिकी क्या है, किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है और किस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर से सहायक अध्यापक डॉक्टर मुनीश गंगवार जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं कि जो ये कृषि वानिकी है, इसकी आवश्यकता क्यों है हम किसान भाइयों को? देखिए, जो हमारे आज का जो समय है, कृषि वानिकी इसलिए आवश्यक है कि जो हमारे पौधे हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो जो हमारा वन क्षेत्र है वो 6.88 रह गया है। और अगर हम अपने वृक्ष के द्वारा जो कवर होता है, ट्री कवर जिसको कहते हैं, उसको अगर मिलाएं तो 10 कुछ हो पाता है। तो जबकि जो हमारी भारतीय वन नीति है उसके अनुसार 33% होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर हम वृक्ष के साथ साथ जो हमारी खाद्यान्न वाली फसलें हैं या तिलहनी दलहनी फसलें हैं और साथ ही साथ हमारे जो औषधीय पौधे हैं उनकी खेती करते हैं, तो हमें उत्पादन साथ साथ ज़्यादा मिलेगा। और उत्पादन के साथ साथ जो वर्तमान परिवेश में जो हमारा खराब हो रहा है, भूमि की उर्वर शक्ति ह्रास हो रही है, उसकी जो उत्पादकता भी बनाए रखेंगे। इस तरह अगर हम कृषि वानिकी अपनाते हैं तो निरंतर रूप से हमको उत्पादकता मिलेगी और हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो भी बनी रहेगी। और साथ ही साथ ये उस क्षेत्रों के लिए जो अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र हैं, एरिड और सेमी एरिड, उन क्षेत्रों के लिए भी कृषि वानिकी जो एक पद्धति है वो बहुत ही आवश्यक है। और इससे हमारे किसान भाइयों को जो हमारी ज़रूरत है, जैसे चारा है, ईंधन है और खाद्यान्न है, इसकी पूर्ति होती है। इसलिए आज का जो समय है वो कृषि वानिकी के लिए बहुत जरूरी समय है। और ये डॉक्टर साहब ये कह सकते हैं कि हम किसानों को दुगना लाभ मिल सकता है कि खाद्य पदार्थ है तो जो कृषि करते हैं वो कर सकते हैं, और साथ साथ जो है हम जो है वृक्ष लगाकर हरियाली भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा, कृषि वानिकी जो है वो क्या है? देखिए, कृषि वानिकी में हम लोग क्या करते हैं, ये पिछले 30 या 35 साल से कृषि वानिकी में वैज्ञानिक रूप से कौन कौन फसलों को लें, कौन कौन से उनके मॉडल्स हैं और किन फसलों के साथ किन किन प्रजातियों को लें, ये आवश्यक है। और ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम वुडी पेरिनियल्स के साथ साथ पशु को भी शामिल करते हैं। मतलब हमारे जो किसान भाई हैं उनकी सारी आवश्यकताएं इससे पूरी होती हैं और साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण होता है। तो इस तरह की जो पद्धति है जिसमें हम कृषि फसलों के साथ जो हमारी खाद्यान्न की फसलें हैं उनको अगर एक साथ लेते हैं तो इस तरह की जो प्रणाली कहलाती है वो कृषि वानिकी पद्धति कहलाती है। और साहब, जैसे आपने पद्धति की बात कही, तो कृषि वानिकी में कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं? देखिए, खास तौर से जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो कृषि वानिकी की पद्धति हैं वो 3 ज़्यादा प्रचलित हैं। वैसे तो 6 होती हैं, लेकिन मुख्यतया जो हमारा वन चरागा पद्धति है और वन कृषि पद्धति और वन उद्यानिकी। तो जो वन कृषि पद्धति है इसमें हम जो कृषि फसलें हैं हमारी, जैसे आपका चना है, मटर है, मसूर है, गेहूं है, इनके साथ जो हमारे पौधे हैं जैसे पॉपुलर ले सकते हैं, यूकेलिप्टस ले सकते हैं, तो इनको हम समावेश करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी कृषि चरागा वन पद्धति है उसमें हम पशुओं के चारे की भी बात करते हैं। और पशुओं के चारे के साथ साथ जो हमारे कुछ ऐसे वृक्ष हैं
जो हमारे चारा देते हैं, और साथ ही साथ कुछ वृक्ष की प्रजातियां के साथ हम घासें भी लेते हैं जो खास तौर से दलहनी होती हैं, जिससे कि जो पशुओं का चारा है वो और पौष्टिक हमें मिलता है। और तीसरी जो पद्धति है वन उद्यान की पद्धति कहलाती है, जिसको एग्री हार्टिकल्चर सिस्टम कहते हैं। इसमें हम अपनी जो फसलें लेते हैं, फसलों के साथ साथ हम फ्रूट फल देने वाले वृक्ष लेते हैं, और फल देने वाले वृक्ष के साथ साथ जो हमारी औषधीय और सुगंधीय पौधे हैं उनका भी हम समावेश करते हैं। तो इससे हमको फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारी कोई फसल मान लीजिए सूखा हो जाता है या पानी कम बरसता है या पानी ज़्यादा कहीं बाढ़ आ जाती है, तो उस स्थिति में जो हमारी मुख्य फसल है अगर वो किसी कारणवश हमें कम उपज देती है, तो जो हमारी दूसरी फसल है जैसे वृक्ष हैं हमारे या फल हैं, तो किसान को इससे हमें लाभ मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उत्पादकता ज़रूर प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए ये पद्धतियाँ किसान को अपनाना चाहिए। किसान एक ही समय में दो चीज़ों का काम करना, जैसे कि वृक्ष लगाना और साथ साथ फसल लगाना। ये आपने बहुत सही बात डॉक्टर साहब कही कि अगर एक जगह से हमें वो चीज़ मुनाफा नहीं मिल पा रहा है तो उससे हम जो है वो उसकी कर सकते हैं। साथ साथ जैसे आपने पद्धति की बात की डॉक्टर साहब, तो उसमें जो पौधों का चयन करना है और साथ ही साथ जो फसलों का चयन करना है, तो किसान भाई ये चयन किस तरीके से करें? देखिए, इसमें किसान भाइयों को 2-3 बातों को ध्यान देना है कि हम कौन सा फसल लें और उसके साथ कौन सा पौधा लें। तो ये ध्यान देना है कि उस क्षेत्र की क्या ज़रूरत है, उस क्षेत्र की आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार किसान भाई अपनी फसल का चयन करते हैं और पौधों का चयन कर सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश या हमने पूरे भारतवर्ष के लिए जो पद्धतियां हमारी हैं उसके मॉडल्स विकसित किए गए हैं। तो जैसे आपका उत्तर प्रदेश में गंगा का क्षेत्र है, मध्य मैदानी क्षेत्र है, जो ख़ास तौर से जो तराई का क्षेत्र है, जैसे इसमें आप पॉपुलर और यूकेलिप्टस के साथ धान भी ले सकते हैं और गेहूं भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी जो दलहनी फसलें हैं जैसे मसूर है, मटर है, चना, ये ले सकते हैं। इसी तरह के जो आपके फल वाले पौधे हैं जैसे आंवला है, बेर है, इसके साथ आप औषधीय पौधे हैं उनके ले सकते हैं, जैसे सतावर है, सर्वगंधा है, अश्वगंधा है। तो इनसे हमें इससे फ़ायदा एक ये भी होता है किसान को कि साल भर जो उसके रोज़गार, जो उसके कार्य दिवस बढ़ जाते हैं। जब फसल में काम नहीं होता है तो वो पौधों का काम कर लेता है। और इसको लगाने के लिए एक चीज़ ये है कि इस चीज़ का भी हम ध्यान रखते हैं कि जो हमारी फसल है, मुख्य फसल है, उस फसल का और पौधों का आपस में सामंजस्य रहे। जैसे कि अगर हम अपनी मुख्य फसल को 75% जो एरिया है एक किसान का खेत का और 25% हम पौधों में लगाते हैं, तो जो हमारी मुख्य फसल है उसका जो उपज है वो हमारी प्रभावित नहीं होती है। इसका हम और ध्यान रखते हैं। तो जो पौधे लगाने हैं किसानों को सामान्यतः किनारे किनारे ही लगा सकते हैं या कुछ हिस्सा खेत के बीच में भी वो इस्तेमाल इसमें देखिए 2 तरह से वो पौधे लगा सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आप 8 बाई 8 मीटर पे पौधा लगा रहे हैं तो 8 मीटर पे पौधा लगाने के बाद उसमें 1 मीटर के बाद एक साथ 2 लाइन ले सकते हैं और बीच में 8 मीटर में जो बचेगा उसमें फसल ले लेंगे, या फिर पौधे की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर रख लेंगे। तो इस तरह से जो बीच का है 2 पौधों की कतार होंगी, कतारों के बीच में हम फसल ले लेते हैं। तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है हमारा कि जो हमारे पौधे हैं और उसके जो बीच की जगह है, तो करीब पौधों से जो पहली कतार है और दूसरी कतार करीब 1 से 1.5 मीटर तक हमारी उपज थोड़ी कम होती है, लेकिन बीच की उपज हमारी पूरी मिल जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि जो है कृषि वानिकी क्यों आवश्यक है किसान भाइयों के लिए और कितने फ़ायदेमंद है ये किसान भाइयों के लिए कि एक फसल के साथ साथ हम पौधरोपण करके एक तो दोगुना मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ साथ जो है वो हरियाली के लिए भी हम एक पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। डॉक्टर साहब, इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आसमान पर घने बादल छाए रहे। कुछ स्थानों पर हल्की तथा कुछ स्थानों पर सामान्य वर्षा हुई। विगत दिनों फसल मौसम सतर्कता समूह क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की एक बैठक उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार
12 अगस्त 2014 तक प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में मध्यम से घने बादल छाए रहेंगे। लगभग सभी जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के सभी अंचलों में 4 से 6 किलोमीटर की गति से हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 से 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। किसान भाई धान की रोपाई का कार्य जितना जल्दी हो पूरा करें। अधिक अवधि वाली पौध की रोपाई विलंब से करने की दशा में चोटी काटकर रोपाई करें। इससे तना बेधक एवं हिस्पा कीट का प्रकोप कम होगा। प्रतिकूल मौसम के कारण रोपाई के बाद जो पौधा मर गया हो उसकी जगह दूसरे पौधे जल्दी से जल्दी लगाएं ताकि प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या कम ना हो पाए। जून के दूसरे पखवाड़े में रोपे गए धान में दूसरी टॉप ड्रेसिंग नत्रजन की कुल संस्तुत मात्रा का 25%, रोपाई के 45 से 50 दिन बाद, जुलाई के मध्य रोपे गए धान में 25 से 30 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग करें। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी संरक्षण हेतु मक्के की निराई तथा विरलीकरण करें। बैंगन व मिर्च की तैयार पौध की रोपाई करें। वर्षाकालीन कद्दू वर्गीय सब्जियों, लौकी, तुरई, सीताफल, करेला व टिंडा की बुआई करें। अधिक पैदावार व लाभ प्राप्त करने के लिए लता वाली सब्जियों के लिए मचान बनाएं। मत्स्य पालन से जुड़े किसान भाइयों के लिए उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम की हैचरियों तथा निजी क्षेत्र की हैचरियों पर मत्स्य बीज उपलब्ध हैं। इच्छुक मत्स्य पालक भाई अपने तालाबों में मत्स्य बीज का संचय कराएं। जिन तालाबों में मत्स्य बीज संचय हो गया हो उनमें बड़े आकार के जाल से खरपतवार निकाल दें। जाल डालने से पूर्व तथा प्रयोग के बाद जाल को पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 5% के घोल में डुबोएं। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।